हेलो एवरीवन। तो लक्ष्य 2 परीक्षा मंदन का है और इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरस्टेलर स्पेस में लिथियम की प्रचुरता। तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको भारतीय खगोलिक भौतिकी संस्थान कहते हैं, उनके जो शोधकर्ता हैं उन्होंने लिथियम से समृद्ध सैकड़ों विशाल तारों की खोज की है। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जो आपके जो है विशाल तारे हैं, सैकड़ों विशाल तारे हैं, उसमें लिथियम की कितनी जो है मात्रा अमाउंट है उसकी खोज की है। तो देखिए क्या है कि लिथियम की खोज करने के लिए उन्होंने देखा कि किसी भी तारे का तापमान, टेम्परेचर, उसका चमक, उसकी ब्राइटनेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर और ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने पता लगाया कि लिथियम कितना अमाउंट का हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इन्होंने नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप, किसे, नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से डाटा जो है उनको मिला और उन्होंने वायुमंडलीय कंपन का विश्लेषण किया। वायुमंडल में एक कंपन होता है, उसका विश्लेषण किया और जो रिसर्च है उसमें ये मिला कि लिथियम की अधिकता केवल हीलियम निर्माण दहन वाले तारों में, ऐसे तारे जिसमें हीलियम का निर्माण और दहन हो रहा है, उसमें लिथियम की जो अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब इन तारों को लाल तारे यानी रेड क्लम्प ज्वाइंट, ठीक है, ऐसे तारे जहाँ पे लिथियम का निर्माण हो रहा है या दहन हो रहा है, जिसमें हीलियम का निर्माण या दहन हो रहा है, जहाँ पे लिथियम की प्रचुरता है, ऐसे तारों को हम क्या कहते हैं, रेड क्लम्प ज्वाइंट्स कहते हैं या जो है लाल तारे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है हो गया। अब देखिए क्वांटम तकनीकी, ये पूरा टॉपिक हो गया हमारा कवर, जिसमें था इंटरस्टेलर स्पेस में लिथियम की प्रचुरता, लिथियम कहाँ पाया गया, तारों में पाया गया, कैसे हमें पता चला, लिथियम के टेम्परेचर, तारों के टेम्परेचर और उसके ब्राइटनेस से, और ऐसे तारे जहाँ पे हीलियम का निर्माण या दहन हो रहा है वहाँ पे लिथियम की प्रचुरता पाई गई। तो ऐसे तारे जहाँ पे जो है ये लिथियम का जो है प्रचुरता है या हीलियम का निर्माण और दहन हो रहा है, वो विशाल तारे, उनको हम कहते हैं रेड ज्वाइंट या रेड क्लम्प ज्वाइंट, ठीक है, या लाल तारा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वांटम तकनीकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। तो देखिए 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकार द्वारा क्वांटम कंप्यूटरिंग तकनीकी के लिए 8,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको जानना है कि ये बजट में हमारे है, बजट में इसके लिए कुछ जो है पैसे का एलोकेशन हो गया है, 8,000 रुपए का एलोकेशन किया गया, किसके लिए, क्वांटम तकनीक के लिए। ठीक है, तो क्वांटम की क्षेत्र में, क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में ये राशि किसके लिए है, उसके रिसर्च के लिए है। नेशनल मिशन ऑन द क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस पर ये खर्च किया जाएगा, उसके जो है ये मिशन है, इस पे रिसर्च किया जाएगा और इन सारी चीज़ों पे ये पैसे जो है खर्च किए जाएंगे। ठीक है, क्वांटम तकनीक के लिए इतनी दौड़ क्यों है, ठीक है, वाई दिस रेस टू क्वांटम, क्यों इतना क्वांटम इंपॉर्टेंट है कि इतना ज़्यादा जो है होड़ है क्वांटम के लिए। देखिए क्वांटम कंप्यूटर की तीव्र गणना क्षमता और तीव्र डाटा प्रोसेसिंग के कारण अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन के सभी देश क्वांटम तकनीक में सर्वोच्चता हासिल करने की दौड़ में है। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर की जो है तीव्र गणना, बहुत तेज जो है उसकी गणना बहुत जल्दी होती है, और तीव्र डाटा प्रोसेसिंग, कोई भी डाटा दो तो उसको बहुत तेज वो प्रोसेस करता है। इस वजह से अमेरिका, चीन और यूरोपियन कंपनी में क्वांटम तकनीक की सर्वोच्चता जो है, उसको कौन सुपीरियर है क्वांटम जो है एरिया में, उसकी जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में उसकी एक रेस सी हो गई है। ठीक है, अगर हम देखें तो 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिसमें क्वांटम अनुसंधान पर 1.2 बिलियन डॉलर खर्च करने का जो है निश्चय किया गया है। एक राशि जो है आवंटित की गई है, किसके लिए, क्वांटम के लिए, और दैट इज 1.2 बिलियन डॉलर। ठीक है, अमेरिका में, किसके लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी के रिसर्च पे। ठीक है, चीन ने भी क्वांटम तकनीक के लिए बड़ी राशि खर्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही उसे क्वांटम विज्ञान पर सूचना अर्जित करने के लिए चाइनीज नेशनल लेबोरेटरी की स्थापना करने का भी निर्णय लिया। क्या, चाइनीज नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, किसके लिए, जो हमारा क्वांटम विज्ञान है उस पर सूचना अर्जित करने के लिए। भारत इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है। ठीक है, हाल में ही गूगल के सीके मोर नामक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की संभावना को व्यक्त किया है। तो गूगल ने भी एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने का जो है संभावना जताई है, जिसका नाम है सीके मोर। ठीक है, या साइके मोर। ठीक है, देखिए इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि किसी विशाल अनियमितता प्रदर्शन की गणना, रैंडम सैंपल कैलकुलेशन को यदि कोई शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, पावरफुल जो सुपर कंप्यूटर है, उसको करने में 10,000 वर्ष लेता है, तो क्वांटम कंप्यूटर 3 मिनट 20 सेकंड में वो गणना कर लेता है। सोचिए कितना ज़्यादा वो पावरफुल है, कितना ज़्यादा वो सुपीरियर है।
अगर कोई जो है सुपर कंप्यूटर है अगर, और अगर किसी जो है रैंडम सैंपल जो कैलकुलेशन उसको करने के लिए 10,000 का साल वर्ष लेगा, टाइम लेगा, तो क्वांटम कंप्यूटर उस 10,000 के समय को, 10,000 वर्ष को 3 मिनट 20 सेकेंड में ही कर लेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है क्वांटम। ठीक है, क्वांटम तकनीकी, देखिए क्लासिकल कंप्यूटर की गणना करने या अन्य किसी कार्य में बाइनरी कोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब क्लासिकल कंप्यूटर कोई गणना करते हैं या कोई काम करते हैं तो ये बाइनरी कोड का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, बाइनरी कोड का यूज़ करते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं। इस विधि में सूचना का संचरण और प्रोसेस भी श्रेणी क्रम में जुड़े। अब इस जो है ये जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर है, बाइनरी कोड के मेथड से क्या होता है कि जो है इसमें सूचना का जो संचरण होता है, फ्लो होता है, और प्रोसेसिंग श्रेणी में जुड़े जीरो, ठीक है, जो श्रेणी में जो है 0 होता है और 1 के मध्य में होता है, 0 to 1, कैसे 0 to 1 के जो है मध्य में होता है। ठीक है, देखिए हाँ, क्लासिकल कंप्यूटर में बाइनरी कोड एक समय में 0 या 1 में से किसी एक ही स्थिति पर होता है, या तो 0 पे होगा या तो 1 पे होगा। और क्वांटम कंप्यूटर में सूचना का संचार क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिट के माध्यम से होता है। क्या होता है, क्यूबिट के माध्यम से होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बाइनरी जो है माध्यम से होता है, और यहाँ पे जो है बाइनरी कोड होता है क्लासिकल कंप्यूटर में, और यहाँ पे क्यूबिक के माध्यम से होता है। जो संचार होता है, जो फ्लो होता है सूचना का, वो क्यूबिक के माध्यम से होता है। क्यूबिक 0 और 1 में से किसी एक समय में किसी एक स्थिति पर होने के साथ साथ एक ही समय में दोनों स्थितियों पर रहने में सक्षम होता है। तो जो क्यूबिक क्या करता है, क्यों जो है क्यूबिक ज़्यादा एडवांस है कि वो किसी एक समय में 0 और 1 पे तो रह सकता है, लेकिन वो एक ही समय में दोनों पर भी रह सकता है, 0 पर भी रह सकता है और 1 पे भी रह सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यूबिक के लिए। अब इस घटना को सुपरपोजिशन कहते हैं। अब एग्जाम में आ सकता है सुपरपोजिशन किससे रिलेटेड है, तो ऐसी घटना जिसमें जो हमारा जो आपका क्यूबिक होता है वो 0 या 1 पे रह तो सकता ही है, लेकिन वो एक ही समय में, एक ही टाइम में 0 पे भी रह सकता है, 1 पे भी रह सकता है। इसी जो है इवेंट को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। क्वांटम तकनीक में क्षमता घातांकी एक्सपोनेंशियल अवस्था में वृद्धि करता है। तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अवस्था में वृद्धि करता है। जैसे जो किसमें, क्वांटम तकनीकी में जैसे जैसे क्यूबिक की संख्या बढ़ेगी उसी घातांकी अनुपात में अवस्थितियों की संख्या में वृद्धि होती है। इसी का प्रयोग क्वांटम कंप्यूटर की गणना में करते हैं। इसी का जो प्रयोग होता है वो क्वांटम कंप्यूटर की गणना में किया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल जो है अवस्था में वृद्धि होती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन। ठीक, क्या है हमारा इंडियन सुपर कंप्यूटर मिशन, इसको देखते हैं। MSM कहते हैं इसको। देखिए हाल में ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, IT की मिनिस्ट्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST द्वारा जानकारी के अनुसार भारत में वर्तमान में 2019 तक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, कौन सा मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत केवल 3 सुपर कंप्यूटर निर्मित किए गए हैं। ठीक है, 3 सुपर कंप्यूटर निर्मित किए गए अभी। तो क्या है कि 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत की गई थी, 15 में की गई थी और हमें 5 इयर्स हो गए हैं, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत की संपूर्ण कंप्यूटिंग सुविधा को प्रोत्साहन देना। जितनी भी कंप्यूटिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया में उनको क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। ठीक है, यह NSM सप्तवर्षीय मिशन है और ये 7 वर्ष का मिशन है। ठीक है, 7 इयर्स के लिए है जो 2022 में समाप्त होगा। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त रूप से नियंत्रित करते हैं। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय, अब एग्जाम में आ सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है उसको कौन कौन से विभाग, कौन कौन से मंत्रालय देख रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूसरा है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, ये जो है संयुक्त रूप से इसको देखते हैं। तो पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, पुणे में स्थित है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC बोलते हैं इसको, और बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc इसकी केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है। तो कौन नोडल एजेंसी है, CDAC और IISc। ठीक है, CDAC कहाँ पे है, पुणे में है, और IISc बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये जो है नोडल एजेंसी है हमारी किसके लिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर के लिए।
देखिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन ने 70 उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग सुविधाओं के नेटवर्क को स्थापित करने की योजना बनाई है। 70 जो हाई जो प्रोडक्टिविटी की कंप्यूटर होंगे उनकी सुविधाओं को, उनके नेटवर्क को स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है मेडिकल डेटा लीक। तो मेडिकल डाटा क्या लीक हो रहा है देखते हैं। तो देखिए, जर्मनी साइबर सिक्योरिटी फर्म ग्रीन बोन सस्टेनेबल रेजिलेंस, ठीक है, सस्टेनेबल रेजिलेंस, क्या नाम है, ग्रीन बोन सस्टेनेबल रेजिलेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 120 मिलियन से अधिक भारतीय रोगियों का चिकित्सा विवरण लीक हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 120 मिलियन जो भारतीय रोगी हैं उनका चिकित्सा विवरण लीक हुआ है। ये डाटा, आजकल डाटा जो है ना, डाटा ही जो है इकोनॉमी है। डाटा अगर लोगों के पास हो तो अपनी इकोनॉमी वो जनरेट कर सकते हैं उससे, ठीक है ना। तो ये जो है कौन बताया है, ग्रीन बोन सस्टेनेबल रेजिलेंस, जो हमारे यहाँ की जर्मनी की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने ये बताया है कि 120 मिलियन से अधिक भारतीयों का जो डाटा है वो लीक हो गया है। मेन पॉइंट्स क्या है इस पे देखते हैं। तो देखिए, लीक हुए चिकित्सीय जो विवरण है को इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, इसको जो है बिल्कुल जो है इंटरनेट पे जो है क्लियरली ये चीज़ें लीक हो चुकी हैं। रोगियों के चिकित्सकीय विवरण से संबंधित डेटा के लीक होने के मामले में महाराष्ट्र देश में शीर्ष तथा कर्नाटक द्वितीय स्थान है। तो देखिए, जो महाराष्ट्र है वो टॉप पे है और जो है आपका कर्नाटका है वो दूसरे स्थान पे है डाटा जो है लीक होने की स्थिति में। ठीक है, जो इंडिया में डाटा लीक हुआ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और दूसरे नंबर पे कर्नाटक में हुआ। तो आखिर में ये डाटा लीक क्यों हो रहा है? देखिए, ग्रीन सस्टेनेबल रेजिलेंस द्वारा प्रथम रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर डाटा लीक का खुलासा किया गया। इसमें सीटी स्कैन, एक्सरे, MRIs और यहाँ तक कि रोगियों की तस्वीर भी शामिल है। ये बहुत ही ज़्यादा जो मतलब एक जो है किसी की सिक्योरिटी होती है वो भी हार्म हो सकती है ना। तो ये चीज़ आपकी है और इसके हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो भी जो है यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं इस तरीके की चीज़ों में। तो हमारे सिटी स्कैन्स और एक्सरेज और MRIs और बहुत सारे रोगियों की इवन पिक्चर्स भी जो है क्या है, लीक हो रही हैं। रिपोर्ट के आधार पर देश का वर्गीकरण देखिए, नंबर में प्रकाशित इसकी एक फेलो रिपोर्ट विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा डाटा लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही के आधार पर देशों को अच्छा, गुड, बैड और अगली 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो है एक जो है इंडेक्स बनाता है जिसमें ये होता है कि जो कंट्री कितना जो है डाटा किसी का संभाल के अपने जो कंट्रीमेंस का रखती है, तो इसको गुड, बैड और अगली की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। भारत में बदसूरत यानी कि अगली श्रेणी में भारत को रखा गया है, जो कि अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है। तो भारत जो है बदसूरत की श्रेणी में है और जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मौजूदा सिस्टम जो डाटा संग्रहण के लिए उत्तरदायी है, डेटा के 100% एक्सेस की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो भारत में जो सिस्टम है जो डाटा को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डाटा का 100% एक्सेस की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, चिकित्सा डेटा का लीक होना चिंताजनक है क्योंकि इसमें सामान्य कामकाजी आदमी से लेकर राजनेता और मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। ठीक है, एक आम आदमी की भी अपनी कोई सिक्योरिटी होती है, उसकी प्राइवेसी होती है। ठीक है, तो उसकी प्राइवेसी और एक राजनेता या मशहूर हस्तियां सबकी प्राइवेसी जो है वायलेट हो रही है यहाँ पे। डेटा लीक होने से समाज में उन लोगों की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिनका लोग अनुसरण करते हैं। ठीक है ना, तो उनकी जो है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, अगर उनकी ही छवि निगेटिव है तो इसका जो है समाज पे बहुत ज़्यादा एक गहरा प्रभाव पड़ता है। चिकित्सकीय विवरण का प्रयोग नकली पहचान बनाई जा सकती है ना, इसका यूज से एक नकली पहचान भी बनाई जा सकती है जिसका किसी अन्य तरीके से गलत प्रयोग किया जा सकता है। डाटा आपके पास है तो आप उसको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी का भी आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा है पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, PACS। देखिए, ग्रीन बोर्ड द्वारा प्रकाशित मूल रिपोर्ट में बताया गया है कि पैक्स, ठीक है, पैक्स सर्वर जहां वितरण संग्रहित करता है सुरक्षित नहीं है। साथ ही यह बिना किसी सुरक्षा के सभी जो सार्वजनिक इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जिस कारण यह किसी भी सर्वर के आक्रमण के लिए सुभेद्य वल्नरेबल है। तो पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पैक्स है
क्या है, जहाँ पे सारे जो विवरण हैं, सारे जो डाटाज हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। वो एक सर्वर है जहाँ पे इकट्ठा किए जाते हैं। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कोई सुविधा इस तरीके की नहीं है कि मतलब अगर कोई अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, तो ये जो है अपने आप को सुरक्षित कर पाए। तो ये वल्नरेबल है, ये सुभेद्य है, कोई भी अटैक कर सकता है और अटैक करके डाटा को जो है चुरा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी इन साइंस। क्या है ये जेंडर इनइक्वलिटी? तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक रिपोर्ट जो यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है और वर्ष 2018 के आंकड़ों को देखें तो इस पे रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में सिर्फ 28.8% शोधकर्मी ही महिलाएं हैं। ठीक है, तो विज्ञान के फील्ड में सिर्फ 28.8% जो है रिसर्चर हैं, जो देखती हैं, जो उस फील्ड में से सिर्फ 28.8% महिलाएं हैं। भारत में यह प्रतिशत और भी कम है। ये वर्ल्ड लेवल पे है 28.8% और इंडिया में 13.9% है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस शोध पत्र में अनुसंधान कर्मियों की नवोन्मेषी ज्ञान की उत्पत्ति और विचारधारा की शुरुआत के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर व्यक्ति या कर्मी के रूप में व्याख्या की गई है। ठीक है, तो मतलब अनुसंधान जो कर्मी है उनकी कैसे व्याख्या की गई है कि वो एक जो है पेशेवर व्यक्ति या कर्मी के रूप में इनकी व्याख्या की गई है। अब देखिए, 1901 से लेकर 1919 तक 616 विद्वानों और शोधकर्मियों को भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में 334 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि 1901 से लेकर 2019 तक 616 कितने 616 विद्वानों को, शोधकर्मियों को भौतिक, रसायन और औषधि में जो है क्षेत्र में 334 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे देखें तो इनमें से 20 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सिर्फ 19 महिलाएं सफल हो चुकी। 20 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सिर्फ 19 महिलाएं, मतलब जो फीमेल्स हैं, जो विमेन्स हैं, उनका जो आपका पार्टिसिपेशन है वो कम है। विज्ञान विषय में महिलाओं की भागीदारी 2014 से 16 में यूनेस्को द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर केवल 30% महिलाएं ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी एवं गणित जैसे विषयों का चुनाव उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान करती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कुछ कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो है चुनाव बहुत ही कम जो है विमेंस करती हैं जो हायर एजुकेशन के लिए। महिलाओं की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिस्सेदारी 3% है। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी देखें तो साझेदारी और कम हो जाती है। प्राकृतिक विज्ञान, गणित एवं सांख्यिकी जैसे विषयों में भागीदारी 5% है। ठीक है, जबकि अभियांत्रिकी या उसके समकक्ष वर्गों में केवल 8% है। तो जो है 100% में से इतनी कम जो है भागीदारी है विमेंस की इन फील्ड्स में। नेक्स्ट हमारा है तपेदिक का टीका। टीबी जो है, तपेदिक का टीका, टीबी वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। तो पिट्सबर्ग मेडिकल स्कूल तथा अमेरिका की राष्ट्रीय एलर्जी एवं संक्रामक रोग संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययन में ये मिला है कि नसों के माध्यम से तपेदिक यानी टीबी के पारंपरिक टीके को लगाने पर तपेदिक का टीका ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है, अगर वेन्स में, नसों के माध्यम से अगर हम टीका लगाते हैं तो हमें जो टीबी पे वो ज़्यादा जो है कारगर साबित होता है। ठीक है, देखिए, तपेदिक विश्व में अन्य किसी भी रोग की अपेक्षा ज़्यादा लोगों की जान ले लेता है। ठीक है, वर्तमान समय में दिए जाने वाले तपेदिक टीकों का जो आविष्कार है वो 100 वर्ष उसके पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो 100 ईयर्स जो है कंप्लीट हो गया तपेदिक के टीकों के। ठीक है, यह टीका गायों में होने वाली तपेदिक रोग के कीटाणुओं से निर्मित होता है। कैसे? यह टीका जो है गायों में होने वाली तपेदिक रोग के कीटाणुओं से निर्मित होता है, जैसे BCG कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गायों में होने वाले तपेदिक रोग के जो है कीटाणुओं से निर्मित होता है BCG हमारा। ठीक है, यह टीका बच्चों की कई प्रकार के तपेदिक रोगों से रक्षा करता है, परंतु बच्चे या वयस्कों के फेफड़ों के तपेदिक, जो फेफड़े के तपेदिक होते हैं, टीबी से सुरक्षा नहीं दे पाता। तो बहुत तरीके की जो तपेदिक होते हैं उसमें सुरक्षा देता है, लेकिन अगर फेफड़े की सुरक्षा की बात करें तो जो है फेफड़े की सुरक्षा नहीं देता। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सबसे बड़ी तादाद में जो तपेदिक है, सबसे बड़ी तादाद में टीबी के मरीजों की जो है जान जाती है। ठीक है, अगर हम अपने यहाँ के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, देखिए, तपेदिक टीके से शरीर में प्रविष्ट करने की इस नई नसों के माध्यम से अगर हम देखें कि तपेदिक का टीका हम लगाते हैं तो इस विधि का प्रयोग बंदरों पर किया गया है।
टीका लगाने की ये नई विधि फेफड़ों में तपेदिक के 90% जो है प्रभावी सिद्ध हुई है। जो पहले हम देखते थे कि जो फेफड़ों में तपेदिक है वो जो है ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं होता था ये टीका हमारा बीसीजी का, लेकिन अगर आप देखें तो 90% जो हमारा फेफड़े का तपेदिक है उससे जो है सही हुआ है। टीका लगाने की यह विधि फेफड़ों के तपेदिक रोग से इस कितनी अवधि तक सुरक्षा देती है ये हमें ज्ञात नहीं है। कितने टाइम तक हमारा तपेदिक सही रहता है, हमारा टीबी का जो हमारी डिजीज है वो हमारे सही रहेगी, ये हमें अभी कंफर्म नहीं है, अभी हमें पता नहीं है। टीके की इस नई विधि का प्रयोग मानव पर किया जाना बाकी है। अभी हमने बंदरों पे किया है बीसीजी का जो टीका है, वेन्स के थ्रू, नसों के थ्रू जो है लगाना, लेकिन जो है अभी मनुष्यों पे करना ये इसको बाकी है अभी। ठीक है, देखिए आरओ सिस्टम देखते हैं। 3 फरवरी 2020 को, कब 3 फरवरी 2020 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, द्वारा रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस पर आधारित जल निस्पंदन प्रणाली, आरओ बेस्ड वाटर फिल्टरेशन सिस्टम को विनियमित करने हेतु मौजूदा अधिसूचना जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो प्रस्तुत किया गया। देखिए अब इसके अनुसार क्या है कि 2019 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने दिल्ली में उन स्थानों से जहां के पानी में टीडीएस जो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड की मात्रा 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम थी, वहां रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो दिल्ली में एनजीटी ने कहा कि ऐसे स्थान जहां पे टीडीएस, जब टीडीएस होता है वाटर में टीडीएस होता है, आप जब आरओ में जब चेक कराते हैं तो उसमें जो है उसका टीडीएस लेवल देखा जाता है, तो जहां जिन स्थानों पे टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम पानी में, अगर 500 मिलीग्राम पानी लेते हैं तो उसमें टीडीएस की मात्रा जो है 500 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 500 मिलीग्राम टीडीएस है और 1 लीटर पानी है, अगर 1 लीटर पानी में 500 मिलीग्राम टीडीएस से कम है तो वहां पे आरओ का जो है आरओ को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ठीक है, वाटर फिल्टर निर्माताओं या एसोसिएशन ऑफ वाटर फिल्टर्स मैन्युफैक्चरर्स द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अब यहाँ पे देखिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश से सुसंगतता लाने के लिए जो है अधिसूचना प्रस्तुत किया है। क्या है मुख्य बात? देखिए यह मसौदा उन क्षेत्रों में झिल्ली आधारित जल निस्यंदन प्रणालियों को विनियमित करेगा जहां पेयजल के स्रोत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। 500 मिलीग्राम पर लीटर या उससे अगर कम जो है टीडीएस होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है हम आरओ का सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे, जिस तरीके से हमारे एनजीटी ने कहा। तो देखिए इसमें क्या है कि घरों में झिल्ली आधारित मतलब एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, मेम्ब्रेन से जो है ऑस्मोसिस होता है पानी का, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो मेम्ब्रेन आधारित शोधन या मेम्ब्रेन बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन यानी सिस्टम, इस सिस्टम के उपयोग को भी प्रबंधित करने की बात की गई है। वाणिज्यिक आपूर्तिकर्ताओं के लिए बनाए गए नियमों के एकीकरण से संबंधित जो उपभोक्ता को कुल घुलनशील ठोस टोटल डिजॉल्व सॉलिड टीडीएस के स्तरों में के बारे में सूचित करता है। ठीक है, टोटल जो डिजॉल्व सॉलिड है वो कितना है वाटर में, इसके बारे में सूचित करता है। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या। आपने देख लिया कि रिवर्स ऑस्मोसिस को कहाँ कहाँ पे बाधित किया गया है, जहाँ पे 500 मिलीग्राम पर लीटर पानी में टीडीएस की मात्रा 500 से कम हो। ठीक है, वहाँ पे जो है आरओ को जो है मना किया गया कि आरओ का यूज़ ना किया जाए। तो देखिए आरओ होता क्या है, तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब परासरण। तो देखिए आरओ सिस्टम परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। परासरण प्रभाव उच्च सांद्रता वाले विलयन को घुलनशील कम सांद्रता वाले विलयन बना देता है। क्या करता है? परासरण प्रभाव उच्च सांद्रता वाले विलयन को घुलनशील बना देता है। जो हाईली जो है सांद्रता हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो विलयन होते हैं उनको घुलनशील बना देता है। इससे विलयन की पारगम झिल्ली से छानकर पानी जो है क्या करते हैं, साफ पानी, मीठा पानी की अधिक मात्रा को प्राप्त किया जाता है। तो इसको जो है पहली बात तो क्या करता है ये कि हाई कंसंट्रेशन जो का विलयन जो होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको घुलनशील बना देता है और एक पारगम्य झिल्ली से छानकर पानी को मीठा बना देता है या पीने योग्य बना देता है। ठीक है, ये हमारा ऑस्मोसिस है। नेक्स्ट हमारा है डार्क फाइबर एंड भारत, डार्क फाइबर एंड इंडिया। क्या है ये डार्क फाइबर? देखिए हाल में ही 3 प्रमुख संचार, हमारे जो 3 प्रमुख दूर संचार सेवाएं जो प्रदाताएं हैं, कौन से? रिलायंस जियो
टेलीकॉम, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने डार्क फाइबर का उपयोग करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से संपर्क किया। यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके पूंजीगत व्यय में कटौती करने की में मदद करेगा। जो पूंजीगत व्यय है उनमें कटौती करने में मदद करेगा जो डाक संचार, ठीक है। इन कंपनियों द्वारा बीएसएनएल की अप्रयुक्त अवसंरचना का प्रयोग भारतीय जो हमारा ग्रामीण भारत है उसमें इंटरनेट के विस्तार करने व 4G सेवाओं के साथ साथ मोबाइल टेलीफोन क्या करेंगे, पहले जो भारत ग्रामीण भारत है उसके इंटरनेट का विस्तार 4G सेवाओं के साथ साथ मोबाइल टेलीफोन सेवाओं जैसे अन्य दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म जो आपका एवोल्यूशन है उस योजनाओं के लिए किया जाएगा। देखिए डार्क फाइबर है क्या, पहले देख लेते हैं। देखिए डार्क फाइबर एक उपर्युक्त ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये एक उपर्युक्त ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसे बिछाया जा चुका है, किंतु वर्तमान में फाइबर ऑप्टिकल संचार में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा फाइबर है जिसको बिछाया तो जा चुका है लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है फाइबर ऑप्टिक्स का जो संचार के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स केवल प्रकाश पुंज के रूप में सूचना प्रसारित करता है। जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है वो प्रकाश पुंज के रूप में सूचना को प्रसारित करता है, लेकिन वहीं पे जो डार्क केबल होता है उसको संदर्भित करता है जिसके माध्यम से प्रकाश पुंजों को प्रेषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके माध्यम से प्रकाश पुंज प्रेषित नहीं होते हैं। अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होने पर जो लागत है उसको पुनरावृत्ति से बचने के लिए कंपनियां अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर बिछाती हैं, ठीक है। तो अधिक जो बैंडविड्थ है इसकी आवश्यकता होने पर, अगर ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है उस सिचुएशन में जो कंपनियां हैं वो अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर को बिछाती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है सूत्रा PIC, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।